शुरू करें सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Sweet Bakers is a bakery business owned by Maryam and her two brothers Ehsan and Ghulam, who share profit in the ratio of 60 to 20 to 20 respectively. SB yani Sweet Bakers has 3 retail outlets located in Karachi, and it also owns agricultural land that is rented to a chicken farmer. अच्छा, इसके पास लैंड भी है जो चिकन फार्मर को इसने दी हुई है। अच्छा, एसबी इज रजिस्टर्ड विद सेल्स टैक्स अथॉरिटीज एज अ टायर 1 रिटेलर। इससे पहले में यही इतराज होता था, रिटेलर के तौर पे ये रजिस्टर भी है। The following information has been extracted from the records of SB for the year ended 30 जून 2023। नेट सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल है, जीपी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एडिशनल इंफॉर्मेशन के हवाले से अगर बात करें, नेट सेल इंक्लूड्स रेंटल रिसीव फ्रॉम चिकन फार्मर एज फॉलोज। नेट सेल में जो चिकन फार्मर से रेंटल वसूल किया है वो शामिल है, और वो यानी 500 मिलियन की सेल के अंदर जो वो जो फार्मर से जो पैसे लिए हैं वो भी शामिल है। 5.5 मिलियन तो उसको शामिल होगा रेंट जो वसूल कर रहा है, और 112 पेटीज ऑफ एग एवरी मंथ। सर 112 पेटियां महीने की, इसका मतलब है मल्टीप्लाई बाय 12 करूंगा तो ये साल की पेटी बनेगी। ठीक हो गया सर। हर पेटी की वैल्यू कितनी है? 7200 रुपए। तो वो कहते हैं कि सेल के अंदर किराया शामिल है, और किराए के हवाले से वो ले क्या रहा है? 0.5 मिलियन पैसे ले रहा है और बाकी एग लेता है 120 पेटी। 120 पेटी ऑफ एग है और 120 पेटी हर महीने ले रहा है, तो 120 को 12 से मल्टीप्लाई करो और 7200 से भी कर दो, क्योंकि एक पेटी कितने की? 7200 की। ये मिलियंस में बात चलेगी ये सर जी। कितना हो गया? 10.368 मिलियन, ऐसा ही है। लो सर, ये तो वो वसूल कर रहा है किराए के हवाले से। अब एग्रीकल्चरल लैंड का किराया टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है? एग्जेम्प्ट है सर, कल पढ़ाया आपको। अब चूंकि ये एग्जेम्प्ट है तो इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है। एग्रीकल्चर लैंड का किराया एग्जेम्प्ट है तो ये इनकम फ्रॉम बिजनेस में नहीं आना, बल्कि ये अलहदा एग्जेम्प्ट इनकम के तौर पे आएगा। ठीक हो गया। कॉस्ट ऑफ सेल में क्या शामिल है? परचेज ऑफ वेरियस रॉ मटेरियल जिसकी वर्थ 24 मिलियन की थी, और इसको पेमेंट करते वक्त टैक्स नहीं काटा। आपको पता है अगर आप परचेज करेंगे और टैक्स नहीं काटेंगे तो आपको वो एज डिडक्शन लाओ नहीं होगा। लेकिन अगर रॉ मटेरियल की परचेज होगी तो 20% ऑफ परचेजेस एज डिडक्शन लाओ नहीं होगा, 80% फिर भी लाओ होगा। पढ़ाया हुआ ना, वो वाला रूल यहाँ पर अप्लाई किया। पिछली अटेम्प्ट का पेपर है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है सर। ऑटम 23 का। कॉस्ट ऑफ सेल में क्या शामिल है? परचेज ऑफ वेरियस रॉ मटेरियल, ये वाली बात हो गई। परचेज ऑफ मिल्क पाउडर कितने का? 10 मिलियन का। 10 मिलियन का मिल्क पाउडर लिया, जिसका 10% तो पार्टनर ने पर्सनल यूज कर लिया। यानी 10 मिलियन का खुश्क दूध लिया था, उसका 10% यानी 1 मिलियन पार्टनर्स ने खुद इस्तेमाल कर लिया। ये अगर पर्सनल, ये इसको कहते हैं पर्सनल एक्सपेंस। पर्सनल एक्सपेंस बिजनेस एक्सपेंस नहीं है और एज डिडक्शन अलाउ नहीं होगा।
सर हर एडजस्टमेंट के साथ आपको बता रहा हूँ सैलरीज ऑफ 0.8 मिलियन, 8.2 मिलियन और 6 मिलियन और 4.8, सर जी पार्टनर्स को जो सैलरी दी जाती है वो एज डिडक्शन अलाउ नहीं होती। बेकरी के लिए 15 मिलियन का प्लांट खरीदा, सर जी प्लांट खरीदे तो कैपिटल नेचर का खर्चा है। इसने ये देखो कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब है इसने ये खर्चा एक्सपेंसेस के तौर पे अकाउंटेंट ने माइनस किया हुआ है। हम टैक्स वाले हैं, हम उसको देख रहे हैं और हम असेस करें कि टैक्स के असूलों के मुताबिक तो माइनस नहीं करने की इजाजत, तो हम उसे ऐड बैक कर। यार मेरी बात समझ आ रही है? ये सिर्फ गेम है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में शामिल है परचेज ऑफ पॉइंट ऑफ सेल मशीन वर्थ 0.4 मिलियन विच वाज इंस्टॉल्ड इन 1 जुलाई 2022 इन ऑल आउटलेट्स टू इंटीग्रेट विद एफबीआर कंप्यूटराइज्ड सिस्टम फॉर रियल टाइम रिपोर्टिंग। कितनी खुशी की बात है, ये वो वाला मुकाम आ गया है कि अब एफबीआर के कहने पे बंदे ने पॉइंट ऑफ सेल मशीन को इंटीग्रेट कर लिया एफबीआर से। हमने बताया था कि अगर वो इंटीग्रेट कर लेगा तो टैक्स क्रेडिट मिलेगा, याद है? कल पढ़ा है कितना एक्चुअल या 1.5 लाख पर मशीन विच एवर इज लोअर। जी सर जी इसके साथ फौरन लिखें क्या मिलेगा? टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तो ये एज डिडक्शन अलाउ नहीं होगा ना इसकी डेप्रिसिएशन अलाउ होती है। Payment of 5.5 million on 1 January 2023 to an IT company for the development of application. Useful life of the application is 5 years और ये अवेलेबल होगा 1 अक्टूबर 2023 में। हमारा टैक्स ईयर है 2023, ये तो ख़त्म होना है 30 जून पे, ऐसा ही है ना? तो भाई पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि ये इसने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सॉफ्टवेयर लिख दिया है, ये एज डिडक्शन अलाउ नहीं होता, वहां से तो करेंगे ऐड बैक और उसकी अमोर्टाइजेशन माइनस होगी। लेकिन अमोर्टाइजेशन तो तब माइनस होती है ना जब वो अवेलेबल हो। ये अवेलेबल कब हुआ? साल के बाद, तो भाई अमोर्टाइजेशन भी लेस नहीं होगी। लो सर 1 फरवरी 2023 को मरियम कंट्रीब्यूटेड पर्सनल व्हीकल बिजनेस को दे दी है। खरीदी थी 6 मिलियन की, लेकिन जब ट्रांसफर की तो 9 मिलियन की थी। कितने की लेंगे सर? जब कोई पर्सनल एसेट बिजनेस को दे दिया जाता है, जब कोई पर्सनल एसेट बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो समझा जाएगा बिजनेस एक्वायर कर लिया। किस दिन? जिस दिन वो एसेट बिजनेस के लिए इस्तेमाल होने लगा। किस वैल्यू पे? फेयर मार्केट वैल्यू पे। ये बात मैंने आपको परसों जब 7-8 चैप्टर हुआ था तो लास्ट में बताई थी, जब कॉस्ट की बात आई थी, उससे पहले एक्विजिशन की बात। ठीक है, जब कोई बंदा अपने बिजनेस में एसेट डाल देता है तो फेयर मार्केट वैल्यू पे समझा जाता है बिजनेस से खरीदा। जब कोई बंदा बिजनेस से एसेट निकाल लेता है पर्सनल यूज के लिए तो फेयर मार्केट वैल्यू की बेस पर समझा जाता है कि बिजनेस से वो एसेट बेच दिया। यार मेरी बात पिक कर रहे हो? ये बात लो सर। अच्छा, एक अच्छी बात यह है कि एक एडजस्टमेंट भी ऐसी नहीं है जिसको देख के बंदा कहे कि वो मेरा तो रंग बिल्कुल उठ गया, मैनू समझ नहीं आ रही। आज तक कभी ऐसी गल सुनी नहीं। सारी बातें एडजस्टमेंट पढ़ा चुके हैं, पास पेपर में करा चुके हैं, प्रैक्टिस में करवा चुके हैं, समझा चुके हैं। कोई ऐसी चीज नई नहीं आई। हालांकि जनरली मैं एज ए टीचर एक्सपेक्ट करता हूं कि यार एक न्यूमेरिकल में एक आध को पंजाबी में कहते हैं विंगी बात होती है कि यार वो मौके पे बंदा उससे कंफ्यूज होता है। और आप भी ज़हन बना के जाएं कि न्यूमेरिकल में एक आध एडजस्टमेंट ऐसी होगी कि आप देखेंगे कि यार है विचों केड़ा सप निकला है, होना था मैं की करना। यस, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। और जो भी होगा 18 नंबर 16 नंबर के सवाल में उसकी औकात 2-3 नंबर की होगी, तो 3 नंबर से नहीं घबराना, बाकी 15 में से 12-13 नंबर लेना अक्लमंदी है। सर समझ आ रही है? तो ये मैंने आपको सिखाना है कि भाई नई चीज, अनसीन चीज, एकदम कोई अनयूजुअल एडजस्टमेंट से घबराना नहीं। ये एडजस्टमेंट की टोटल वर्थ पूरे पेपर में 10 नंबर 8 नंबर 12 नंबर, इससे ज्यादा नहीं होती। तो सर 15 नंबर की हो, 85 में से 50 लेना कोई बिग डील तो नहीं है। सर मेरी बात समझ आ रही है? तो जो बंदा पेपर में पैनिक कर जाता है वो बंदा 15 नंबर की वजह से
85 में से 50 नहीं ले पाता। और जो बंदा थोड़ा सा अपने नर्व्स को जो है वो काबू में रखता है और कहता है मैंने घबराना नहीं है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, वो एंड पे उस 85 में से 50 लेने में कामयाब होता है। ठीक हो गया? नहीं तो मोए मोए तो हो ही जाना एंड पे। सर समझ आ रही है? तो भाई सिर्फ अपने नर्व्स को कंट्रोल करने की गेम है इस पॉइंट पर। जैसे जैसे आप तैयारी कर रहे हैं यार, प्रेशर उस पर ही पड़ता है जो तैयारी करता है। कोई ऐसा बंदा जिसने अब तक किताब नहीं उठाई ना, उससे पूछेंगे वो बड़ा चिल होगा। यार कर लेंगे इंशाल्लाह, किस बात की जल्दी है, उसको किस चीज का प्रेशर है। जिसने मेहनत की होती है, जो इबादत करता है, जहन्नम का खौफ भी उसे ही होता है। तो जो वैसे ही दिन रात नशे में है, उसको क्या फर्क पड़ता है जन्नत हो या जहन्नम हो, वो तो बात की बात देखी जाएगी। यार मेरी बात समझ आ रही है? तो सर ये प्रेशर बिल्ट होना मेहनत के साथ नेचुरल है, लेकिन इस प्रेशर को कंट्रोल करना एक आर्ट है। इंशाल्लाह आप मॉक के बाद आएंगे, मॉक के बाद नहीं बुलाऊंगा आपको, मॉक के फौरी बाद यहाँ पर सेशन रखूंगा इंशाल्लाह, और उसमें आप लोगों को सिखाऊंगा कि भाई ये सवाल था, इसमें ये टेढ़ी बात थी, नहीं समझ आई, कोई बात नहीं, कितने की थी, कितनी वर्थ थी इसकी। 100 रुपया जिसके पास हो उसका 2 रुपए का ठीपा गुम जाए, कितना ढूंढेगा वो? लानत भेजो यार, बाकी 98 से अपनी जिंदगी गुजारा कर लो। क्या ख्याल है सर? ये भी आर्ट है, इसको भी सीखना है, लेकिन ये उसके बाद का है जब आप पहले एक बार मेहनत करें, तैयारी करें और वो प्रेशर फील करें, उसके बाद ये बात है कि इसको हैंडल कैसे करना है इंशाल्लाह। खैर बाय द वे जो बातें मेरे ज़हन में आई मैं आपको बताता जा रहा हूँ। सर जी गेम सवाल कोई कुछ ऐसी नहीं कहने को, अब देखें यकीन माने कहने को ये एओपी का सवाल है, तो इसमें एओपी का क्या बिगाड़ा है इसमें? उसने तो मेंबर्स का कोई नाम पता नहीं लिया बेचारों का कि यार ये भी जिंदा है या मर गए। सिंपल बिजनेस की एडजस्टमेंट थी। लो सर इसको हल करते हैं। इतनी जगह काफी रहेगी। स्वीट बेकर्स कुछ नहीं करना, सिर्फ ऑब्जर्व करना है सर क्या कर रहे हैं। मेरे कहने पर नोट करने की बजाय पीडीएफ आपके साथ शेयर करा दूंगा। सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे सर क्या कर रहे हैं, किस मौके पे रुके, किस मौके पे टोटल किया, किस मौके पे क्रेडिट निकाले, किस किस चीज की वर्किंग बनाई, सिर्फ ऑब्जर्व करें। इजी नहीं होना, सवाल के अंदर रहना है, कैलकुलेटर हाथ में रखें, किताब आपके पास है, सवाल आपके पास है, अलर्ट रहें प्लीज। मसला ये है कि मैं कहता हूं नोट नहीं करना तो फिर आप सोचने लग जाते चलो फिर मैं उतनी देर व्हाट्सएप ही देख लेता हूं। सर अलर्ट रहें, सवाल को पिक करें। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। आपको मैं एक बात बताऊं, अब ये ना करेक्ट हेड ऑफ इनकम को बार बार पूछने लग गए, बार बार पूछने लग गए। करेक्ट हेड ऑफ इनकम के अंदर लिखो, करेक्ट हेड ऑफ इनकम के अंदर लिखो। इसका मतलब ये कि हेड ऑफ इनकम का अब आप आम रूटीन से थोड़ा सा ज्यादा ख्याल रखें। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, taxable income and tax liability। कैमरे में देखिएगा यार, ये क्लियर नजर आ रहा है या मुझे थोड़ा बड़ा लिखना चाहिए? कैमरे में क्लियर नजर, मोबाइल पे भी नजर आ रहा है? अच्छा जनाब, लो सर यहां पर लिखा इनकम फ्रॉम बिजनेस, सारी गेम इसी की है। वर्किंग नंबर 1 इनकम फ्रॉम बिजनेस। कहां से शुरू करनी वर्किंग? अकाउंटिंग प्रॉफिट्स। पहला काम क्या करो, जो सेल्स में शामिल है और सेल्स में शामिल नहीं होना चाहिए था इसको लेस कर देते हैं।
अच्छा जी, सेल्स में शामिल है चिकन फार्मर से जो किराया लिया, और चूंकि ये एग्रीकल्चरल लैंड का किराया है तो ये तो कल्चरल रेंट कितना है सर? 0.5 मिलियन पर मंथ है, तो मल्टीप्लाई बाय 12 करो तो 6 मिलियन बन जाएगा। और उसके बाद है अंडे कितने, एग्स की जो एग्स जितने के लिए बहरहाल जो भी है वो इनकम नहीं है इसकी। 120 पेटी मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 7200 जी 10.368 लिख दूं? चलो ये लिख दिया। लो सर, ये तो आपकी इनकम में शामिल नहीं होना चाहिए था, और ये एग्रीकल्चरल इनकम है और ये एग्जेम्प्ट इनकम है। इनकम फ्रॉम बिजनेस में निकाल रहा हूं, लेकिन फाइनली मैंने इसको जब टोटल इनकम करनी है तो इनकम में शामिल करना है, पता है ना? एग्जेम्प्ट इनकम टोटल इनकम में शामिल होती है जी। कॉस्ट ऑफ गुड्स के अंदर शामिल है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 24 मिलियन का, जिस पर विद होल्डिंग टैक्स नहीं डिडक्ट हुआ। नो विद होल्डिंग टैक्स। एक्चुअल कितना है? 24। दूसरा कितना है? परचेजेस, ये 24 यानी जो अमाउंट डिसअलाउड होगी वो टोटल परचेजेस के 20% से ज्यादा नहीं होगी। पढ़ा हुआ है ना? टोटल परचेजेस कितनी है? इसका 20% लीजिए, कितना बना सर? 40। यानी 20% से ज्यादा तो कुछ भी लाओ नहीं होगा। अलबत्ता कितनी परचेजेस है जिस पे टैक्स नहीं दिया? 24 पे। इन दोनों में से लोअर कौन सा है? 24। इसे ऐड बैक कर देंगे। अगर आप इस तरह मेरी तरफ देखेंगे तो मुझे मजबूरन इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। 1 मिनट ठहरो। ये वाली एडजस्टमेंट पहली बार नहीं आई, ये वाली एडजस्टमेंट दूसरी बार आई है पेपर में। पहली बार कब आई है? मेरा ख्याल है, मैं देख लूं, आज़ादी एंड कंपनी का सवाल है उसमें। क्योंकि आप हैरत से जो मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं कि कोशिश करें कुछ तो। ये सर आज़ादी एंड कंपनी पास पेपर की बात करूं तो ये ऑटम 22 का सवाल है, और इसमें पहली कॉस्ट ऑफ सेल इंक्लूड का सेकंड बुलेट में यही एडजस्टमेंट आई हुई थी, रिपीट हुई है सर। तो आपके माथों के जो शिकन है उसको खुदा का वास्ता है अपने गिरबान की तरफ ही मोड़ लें। ये आपने पहले, ये सवाल मैंने पहले कराया हुआ है सर, या ये सवाल अगर आपने पहले मुझसे नहीं पढ़ा तो ये सवाल आपको किया होना चाहिए। एओपी का सवाल है सर, समझ आ रही है? इस सवाल से ये वाली एडजस्टमेंट रिपीट हुई है सर। मुझे आप कहेंगे, मैं आपको हर एडजस्टमेंट की हिस्ट्री बता दूंगा ये कहां कहां से आई है जी। जी कहां से सर? लेस की तो है ये सर, ये देखें लेस लिखा हुआ है। इस तरह कर दूं? लो सर मैं कर दिया, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा भैया आगे चलते हैं। परचेज ऑफ मिल्क पाउडर वर्थ 10 मिलियन ऑफ विच 10% इज डिलीवर्ड टू द होम फॉर 3 पार्टनर। सर इसको कहते हैं पर्सनल एक्सपेंस। पर्सनल एक्सपेंस। पर्सनल एक्सपेंस कितना है? 10 मिलियन का 10% कितना बना? 1 मिलियन। इसे ऐड बैक कर देंगे। सैलरीज ऑफ पार्टनर्स 8.2
प्लस 6 प्लस 4.8, जी बताइएगा। 8 और कितना हो गया सर? पूरा 19 है सर जी। ये 19 मैंने यहां पर लिख दिया। उसके बाद आ गया परचेज ऑफ न्यू बेकरी प्लांट वर्थ 15 मिलियन। सर जी बेकरी, आपको नहीं लगता सर जी बेकरी प्लांट उसको खर्चों में माइनस नहीं करना चाहिए था, बल्कि उसकी डेप्रिसिएशन वगैरह निकालनी चाहिए थी? इसने खर्चों में से माइनस कर दिया ना सर, कॉस्ट ऑफ सेल में शामिल किया इसने। पहला काम आप ये करेंगे, इसको यहां पर कर देंगे एड बैक। फिर उसके बाद बेकरी प्लांट का करेंगे आप इनिशियल अलाउंस, निकालें जरा 15 का 25%। 3.7 कर दिया लेस, डेप्रिसिएशन भी निकालिए। 15 मनफी 3.75, इसका 15% जी 1.69। लो सर, क्लियर होगी बात? अच्छा जी, उसके बाद उसने कहा जी ये मैंने आपको ये सारी मैंने कॉस्ट ऑफ सेल वाली एडजस्टमेंट कर ली। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में शामिल है परचेज ऑफ पॉइंट ऑफ सेल मशीन। सर जी पॉइंट ऑफ सेल मशीन एक कैपिटल नेचर का खर्चा है, इसको क्यों माइनस कर रहे हो? कितने की पॉइंट ऑफ सेल मशीन है? पीओएस मशीन कितने की है? 0.4 मिलियन की। अब मशीन कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है, उसे ऐड बैक कर दिया, इसकी डेप्रिसिएशन अलाउ होती है? पॉइंट ऑफ सेल मशीन की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 0.4 मिलियन का 15%। इसका जवाब है नो। क्यों सर? उस पर टैक्स क्रेडिट मिलना है, जिस पर टैक्स क्रेडिट मिलना है उसकी डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट नहीं होगी सर। नो डेप्रिसिएशन। सर पिक किया आपने, इसके साथ टीसी मैंने लिखा हुआ है ताकि जब मैं टोटल इनकम कैलकुलेट कर लूं और तो टैक्स लायबिलिटी निकाल लूं, तो जब टैक्स क्रेडिट ढूंढना हो तो मुझे फौरन टीसी नजर आ जाए, मुझे पता चल जाए टैक्स क्रेडिट मैंने पिक करना है। अभी क्लियर होगी बात? अच्छा जी आगे चलता हूं। इसके बाद आना है पेमेंट ऑफ 5.5 मिलियन ऑन 1 जनवरी 2023 टू एन आईटी कंपनी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन एप्लीकेशन टू फैसिलिटेट ऑनलाइन ऑर्डर फॉर कस्टमर। कितनी पेमेंट है? 5.5 मिलियन की पेमेंट। आईटी कंपनी की 5.5 मिलियन की पेमेंट है। आपको पता होना चाहिए कि ये तो जनाब सॉफ्टवेयर है ना, एप्लीकेशन है, ये इंटेंजिबल है। भैया इंटेंजिबल एक्सपेंस तो माइनस नहीं ना करेंगे, इसको क्या कर देते हैं? ऐड बैक कर देते हैं। और लेस क्या करना है सर जी? अमोर्टाइजेशन। भैया इंटेंजिबल तो ऐड बैक कर दिया 5.5 मिलियन का, अमोर्टाइजेशन लेस करनी है। यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 मिलियन। लेकिन ये अवेलेबल कब हुआ सर जी? इसके साथ लिखेंगे नो अमोर्टाइजेशन एज अवेलेबल आफ्टर ईयर एंड। ओ भैया मेरी बात समझ आ रही है? मैं ये जो लाइनें लिख रहा हूं ना, इससे एग्जामिनर को मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूं कि भैया मुझे पता है कि यहां पर कैलकुलेट नहीं करनी थी, मैं भूला नहीं हूं। मैं जो अपने जवाब के अंदर ये इनकॉर्पोरेट करता हूं ना, असल में इसका मकसद होता है कि मैं एग्जामिनर तक अपना नॉलेज पहुंचा दूं। मुझे पता था या नहीं होना था। लो सर आगे चलते हैं।
1 फरवरी 2023 को मरियम ने कंट्रीब्यूट किया है वैन बिजनेस में। अच्छा, अब एडिशनल इंफॉर्मेशन की जहां पर वो बात कर रहा था, एक पॉइंट था सेल में क्या शामिल है, दूसरा पॉइंट था कॉस्ट में क्या शामिल है, तीसरा पॉइंट था ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या शामिल है। ये चौथा पॉइंट एक एडिशनल पॉइंट है, किसी खर्चे के अंदर शामिल नहीं है। इस बात को जेहन में रख के पिक करना है। सर जी, जनरली जब वो एडिशनल इंफॉर्मेशन के बाद कोई भी बुलेट देता है तो जेहन में रखिए, इसका मतलब है अनलेस वो उस बुलेट में खुद कह दे कि परचेजेस के अंदर ये शामिल था तो समझे शामिल है, वरना याद रखें अंडरस्टूड ये होता है कि ये ऊपर शामिल नहीं था। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है इजाफी इंफॉर्मेशन। मेरा पॉइंट पिक करें, इसका मतलब है ये ऊपर वाले टेबल में, ऊपर वाली बैलेंस शीट में, ऊपर वाली इनकम स्टेटमेंट में ये वाली इसका फैक्ट शामिल नहीं हुआ, ये इजाफी इंफॉर्मेशन है और इसका फैक्ट हमने इनकॉर्पोरेट करना है। यहां वो सवाल में आपको खुद कहेगा एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ कि ये चीज शामिल थी, इसका मतलब है जो चीज थी शामिल उसको तब्दील करके अब जो एक्चुअल इफेक्ट है वो दो। और अगर वो चुप रहे तो इसका मतलब है ऊपर वो चीज शामिल नहीं थी। ये चीज ध्यान से लो सर। 1 फरवरी 2023 को मरियम ने कंट्रीब्यूट किया अपने पर्सनल वैन टू द बिजनेस। मरियम ने पर्सनल वैन बिजनेस को कंट्रीब्यूट कर दी विच शी हैड परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ ₹6 मिलियन। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द मशीन एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर वाज 9 मिलियन। जी भाई, 9 मिलियन ले लूं, ऐड करूं 9 मिलियन को प्रॉफिट के अंदर, फिर क्या करूं, फिर क्या करूं इसका। सर जी, ये इसका मतलब है वो नहीं है, तो फिर आगे क्या हाल बनता है। मैंने अपनी पर्सनल कार बिजनेस को दे दी तो इससे क्या होगा, वो बिजनेस की हो जाएगी। बिजनेस की होगी तो क्या होगा सर, जो बिजनेस का एसेट होता है उस पर तो डेप्रिसिएशन निकलती है। अब इस पर पहले इनिशियल अलाउंस निकालूं या डेप्रिसिएशन निकालूं, इनिशियल अलाउंस निकाल, क्यों सर, ये मेरी पर्सनल इस्तेमाल में है, सेकंड हैंड है, इनिशियल अलाउंस तो। इससे पहले आपको ये नहीं सोचना चाहिए था कि ये व्हीकल अप्लाइंग फॉर हायर है या नॉट अप्लाइंग फॉर हायर है। चूंकि ये अगर व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर है फिर तो इनिशियल अलाउंस की तुक्की नहीं बनती। सर समझ आ रही है। सो पहले आपने ये सोचा कि अच्छा ये अप्लाइंग फॉर हायर है या नॉट अप्लाइंग फॉर हायर है, तो इसका जवाब है भैया बेकरी का काम कर रहा है, कोई टीसीएस नहीं चला रहा, कोई डेवो कंपनी नहीं है। और मेरी बात समझ आ रही है, इसका मतलब है ये क्या है, नॉट अप्लाइंग फॉर हायर है। इनिशियल अलाउंस की तुक तो बनती नहीं। अब रह गई सादी डेप्रिसिएशन, तो 9 मिलियन की डेप्रिसिएशन ले लूं, क्यों। मैक्सिमम अलाउड कॉस्ट ऑफ व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर कितनी होती है, 7.5 मिलियन। 7.5 मिलियन की डेप्रिसिएशन लेनी। ये सारा कुछ उस वक्त बैठ के सोच के फिर करना है। इसके लिए बैक एंड पर 2 चीजें चाहिए, नॉलेज, प्रैक्टिस। ठीक है, ये नॉलेज और प्रैक्टिस जब आपके अंदर समोया होगा फिर एग्जामिनर के पास एग्जाम में बैठे होंगे और उस टाइम पे फिर एक कॉन्फिडेंस चाहिए कि ठीक है यार कोई बात नहीं, ऐसे ही होगा, मैं कर लेता हूं। ठीक है सर जी, ये बात है। और इस तरह से है, कोई नई बात, कोई नया कॉन्सेप्ट मैंने आपको इस सवाल में नहीं बताया। बिल्कुल सिंपल प्लेन चीजें हैं। आखिरी एडजस्टमेंट है, गेम ओवर हो गई है। डेप्रिसिएशन लेंगे, 9 नहीं 7.5 का 15%। जी भाई, 1.125। लो सर जी, इनकम फ्रॉम बिजनेस की तो सारी बात पूरी हो गई। कैलकुलेटर मारे जरा, 77। जब ये सवाल की एडजस्टमेंट पूरी होती है तो गेम ओवर हो जाती है सर। फिर उसके बाद अब आपने दरमियान से कुछ कुछ रहता है वो करना है। फॉर्मेट पूरा करेंगे, चीजें खुद ब खुद आती रहेंगी। 77 प्लस 24 प्लस 1 प्लस 19 प्लस 15 प्लस 0.4 प्लस 5.5, इस सबको जमा करना है।
लेस करना है 6, 10.37 और 3.75 भी लेस करना है और 1.69 भी लेस करना है और 1.125 भी लेस करना है। जी कितना आ गया? 122 पॉइंट 118.965। अच्छा जनाब, इतना फर्क आना नहीं चाहिए। 77 प्लस 24 प्लस 1 प्लस 19 प्लस 15 प्लस 0.4 और 5.5, इस सब को जमा किया और लेस कर दिया 6 और 10.37 और 3.75 और 1.69 और 1.125। जी सर टोटल बस बता दीजिए अब जो भी है। 118.965। सर जी आपने 71 लिया या 77 लिया? शुरू में 77 लिया ना? देखना यार कहीं गलत ना हो जाए। अच्छा जनाब, ये आ गई आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस 118.965। इसके अंदर अब ऐड करेंगे एग्जेम्प्ट इनकम। जी भाई, रेंटल इनकम कौन सी सर? रेंटल इनकम माइनस तो की है, ये 6 और ये 10.37। जी एग्जेम्प्ट इनकम कितनी है सर जी? ये जो रेंटल इनकम थी 10 और साथ उसके था 10.37 और 6, ये बन गया 16.37। सर ये 16.37 जो है ये क्या है? ये एग्जेम्प्ट इनकम है। इसको टोटल कर दीजिए तो टोटल इनकम आ जाएगी। जी सर टोटल कीजिएगा। एक चीज है यार, एक चीज है जिसको इनकॉर्पोरेट करना था और वो आपको मैं बताना। हाँ वो देखिए सर, ये जो अंडे हैं ये उसने उसको चूंकि रेंट के तौर पे मिल रहे थे, उसने अपनी इनकम में शामिल किए हुए थे। तो हमने कहा भैया ये तो एग्जेम्प्ट इनकम है, तो उसको लेस कर दिया। यार ये तो बात समझ आई। लेकिन एक सवाल ये कि क्या ये अंडे एज रॉ मटेरियल हमारे पास इस्तेमाल हो रहे थे और इनकम में से माइनस होने चाहिए थे या नहीं? यार पॉइंट समझ आ रही है? ये डिफरेंस है। और ये यहां पर जो रॉ मटेरियल या रॉ एग्स हैं, रॉ मटेरियल जो एग्स हैं कितने इस्तेमाल हो रहे थे? 7200 मल्टीप्लाई 120 पेटी मल्टीप्लाई बाय 12 महीने। जी बताइएगा। 10.3। सर प्लीज इसको इनकॉर्पोरेट कर लें, यानी 118 118.965 में से 10.37 निकालिएगा। जी सर बताइएगा प्लीज। एक तरफ तो उसने इनकम में शामिल किया हुआ था, मैंने उसे रिवर्स किया।
दूसरी तरफ वो रॉ मटेरियल के अंदर शामिल था, मैंने वो भी रिवर्स करना। यार रॉ मटेरियल है ना, तो पहले तो असल में जो पहला मैंने रिवर्स किया वो तो मैंने उल्टा किया, वो तो उसने इनकम में शामिल किया था, मैंने उसको रिवर्स किया और उसको बिजनेस में से निकाल के उसको एग्जेम्प्ट में शामिल किया। ये देखो 10.37, एक 10.37 ये और एक 10.37 की वो दोनों आपस में नॉक हो गए, और एक 10.37 के अंडे इस्तेमाल हुए हैं जो कि बिजनेस में इस्तेमाल हुए हैं, वो तो माइनस होने हैं ना कॉस्ट ऑफ सेल में, वो कर दिया बस। वन 108 सर दोबारा बताइएगा। 595, ये 595 आना है। आपके एग्जामिनर ने ना 9 मिलियन के हिसाब से, जो आपके एग्जामिनर का सजेस्टेड सोल्यूशन है और मेरे सोल्यूशन में थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए आएगा क्योंकि आपके एग्जामिनर ने इसको 9 मिलियन की डेप्रिसिएशन चार्ज की है, जबकि 9 मिलियन की डेप्रिसिएशन चार्ज होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि जो व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 7.5। लो सर 108.595 आ गया, और यहां पर भी कर देंगे 108.595। लो सर टोटल इनकम निकालिएगा बस 1965। सर ये टोटल इनकम है। टोटल इनकम के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, एग्जाम्प्ट इनकम लेस करते हैं, क्योंकि इस पे तो टैक्स नहीं ना लगना 16.37। उसके बाद हम देखेंगे कोई सेपरेट ब्लॉक है, कोई एफटीआर है, नहीं है। ज़कात, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, डब्ल्यूपीपीएफ, एजुकेशनल एक्सपेंस है, नहीं है। तो भाई ये क्या हो जाएगी फिर जी, टैक्सेबल इनकम हो जाएगी कितनी 108.595। अब टैक्सेबल इनकम के बाद हम टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे। जरा रेट निकालिए सर, ये एओपी है, एओपी का रेट निकालेंगे, नॉन सैलरीड वाला रेट लगाएं, जरा बताएं 108.595 का रेट निकालिएगा। $108.595 की लाइबिलिटी है, सॉरी टैक्सेबल इनकम है, रेट निकालिएगा। नॉन सैलरीड वाला रेट लगना है, एओपी का सवाल है जी। जी भाई 37.37। लो सर एक बार आप लोग भी बताइए, एक दो स्टूडेंट्स और बता दें क्या यही बन रहा है 37.37। लो सर जी, अब जब मैं टैक्स लायबिलिटी निकालूंगा फिर मैं सोचूंगा कोई टैक्स क्रेडिट तो नहीं है। ये सामने टीसी लिखा हुआ है, टैक्स क्रेडिट है भैया, पहले मुझे टैक्स क्रेडिट निकालना पड़ेगा। डोनेशन का नहीं है, फॉरेन टैक्स पे नहीं है, फुल टाइम टीचर नहीं है, ये कौन सा क्रेडिट है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन का। हमने क्या पढ़ा था, टैक्स क्रेडिट ऑन पॉइंट ऑफ सेल मशीन। हमने पढ़ा था एक्चुअल, और एक्चुअल कितना था 0.4, और दूसरा क्या पढ़ा था 1.5 लाख पर मशीन। इसने कितनी मशीनें लगवाई हैं सर जी, गौर से देखो, इंस्टॉल्ड ऑन ऑल आउटलेट्स। हाँ जी, कितनी आउटलेट्स थी 3 आउटलेट्स थी, तो भाई 1.5 लाख, या इसको मैं कहता हूं 0.15 कर देता हूं आसानी के लिए, जब सब कुछ ही मिलियन में चल रहा है ऐसे ही क्यों खपना। ये 0.45 हो गया। इन दोनों में से लोअर कौन सा, जो लोअर होगा उसका क्रेडिट मिलेगा, एक्चुअल या 1.5 लाख विच एवरेज लोअर, यही पढ़ाया था ना। ले लो भाई, कितना बना 0.4 लेस कर देंगे, आ जाएगा टैक्स पेबल। जी बताइएगा 36.9
तेरा आहो 9-7 नहीं बनता। बस ये सवाल कंप्लीट हो गया 36.97। इस तरह से ये सवाल